अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार की अराजकता, लूटमार, मारपीट और पुलिस प्रशासन का दमन देखने को मिला है, ये बेहद आश्चर्यजनक है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहनों भाइयों जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह चुनाव किसी लोकतांत्रिक देश, किसी लोकतांत्रिक राज्य में नहीं, बल्कि यह चुनाव किसी कबीले में हो रहा है, किसी अराजक टापू पे हो रहा हो। मेंबर्स को पुलिस घर से उठा रही है, उनके खिलाफ शांति भंग से लेकर हत्या, रेप तक के फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ उनके घर बुलडोजर से ढहाए जा रहे हैं, उनके प्रतिष्ठान गिराए जा रहे हैं, उनके घर मकान दुकान ढहाए जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है या उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अधिकांश जिला पंचायत सदस्य उत्तर प्रदेश में जो निर्वाचित होकर जनता से आए हैं, बंधक हैं। अफसोस की बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग, जिसकी भूमिका उत्तर प्रदेश में शून्य हो चुकी है, जिसका महत्व उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है, जिसने अपनी साख को गर्त में मिला दिया हो। कभी इस आयोग की साख उत्तर प्रदेश में बड़ी ऊंची रहती थी, लेकिन मनोज सिंह की अगुवाई में बने इस राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी साख को मिट्टी में मिला दिया है। जैसी मनोज सिंह की नौकरी आईएएस रहते हुई थी, उसी तरह उसी साख को उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को भी मिट्टी में मिला दिया। अब के पहले ऐसे विभत्स उदाहरण आपको देखने को नहीं मिले होंगे, जहां खुलेआम जिला अधिकारी और एसएसपी पुलिस फोर्स के साथ किसी जिला पंचायत सदस्य का घर गिरवा रहे हो खड़े होकर। इसके पहले ना तो इतने कभी तांडव हुए थे, न इतने कभी गिरफ्तारियां हुई थी और न इस प्रकार की अराजक स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसके पहले भी खरीद फरोख्त होती थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी लोगों को डराया धमकाया जाता था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस प्रशासनिक मशीनरी का इस प्रकार से बेजा इस्तेमाल के उदाहरण शायद ही देखने को मिले। कारण क्या है इसके पीछे? हमें उन कारणों को तलाशना चाहिए। जनता के वोट से सीधे निर्वाचित लोग जब इनडायरेक्टली अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो यहीं पर घटनाएं शुरू हो जाती हैं। यह सही वक्त आ गया है और इस पर विमर्श शुरू होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव सीधे जनता से कराए जाएं, क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों को डरा धमकाकर पैसे से, लोभ से, जेल से या फिर उनका घर ढहा के वोट लिया जा रहा है। यह लोकतांत्रिक मान्यताओं, लोकतंत्र की स्थापित मानदंडों के सर्वथा विपरीत है। किस राज्य में आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिले होंगे जहां 17 जनपदों में प्रत्याशियों को पर्चा तक नहीं भरने दिया गया? कितने? 17 जनपदों में। यह एक नई किस्म की लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहां आई है, जो ये इशारा करती है कि जनता के बहुमत को अपनी सुविधा अनुसार और अपने हिसाब से परिवर्तित करने का नया तरीका ढूंढा गया है। यह खतरनाक है। यह आपके वोट पर डाका है। यह आपको अपमानित करने का प्रयास है। यह लोकतंत्र को अपने घर में पुलिस द्वारा बंधक बनाए जाने की रणनीति है। इसे समझना होगा। यह कोई मामूली बात नहीं है जो कुछ भी गोरखपुर से लेकर एटा तक हुआ। यह कोई मामूली बात नहीं है जो वाराणसी से लेकर अयोध्या होते हुए गाजियाबाद तक हुआ। यह आश्चर्यजनक है। जिन जिलों में, जिन जनपदों में नामांकन से सत्तारूढ़ दल के लोग और पुलिस प्रशासन नहीं रोक पाया, आज उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। क्या यह उचित बात है? और क्या इस प्रकार की राजनीति किसी भी पार्टी के लिए हितकर है? क्योंकि एक बार अगर खून किसी के मुंह लग गया, तो पलटकर आपको भी इसका भुगतान 2 गुना करना पड़ेगा। न ये तब ठीक है, न ये आज ठीक है, और न ये परंपरा आगे कभी मैं ठीक मानूंगा। लोकतांत्रिक परंपराओं, लोकतंत्र के स्थापित मानदंडों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़, यह भारत के हित में नहीं है, उत्तर प्रदेश के हित में नहीं है, हमारे समाज के हित में नहीं है।
चुनाव में हार जीत होती है, हमें स्वीकारना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनाव में करारी शिकस्त मिली है, उसे स्वीकार करना चाहिए। जनादेश है। अभी तो पंचायत चुनाव में अगर आपका यह हाल है और आप दूसरों के प्रत्याशियों को पर्चा तक दाखिल नहीं करने दे रहे हैं, यह बड़े आश्चर्य का विषय है। जनता द्वारा चुने गए चुनाव में अगर आप हारे हैं तो इनडायरेक्ट चुनाव में इस प्रकार की हरकतें, यह भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरे से मैच नहीं खाती हैं, नीति और रीति से मैच नहीं खाती हैं। और ये किसको दिखाने के लिए, किसको भ्रमित करने के लिए इस प्रकार चुनाव जीतने की कोशिश है? जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में पीछे किया है। इसको स्वीकार करने के बजाय जबरदस्ती जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हासिल करने का औचित्य समझ से पूर्ण है। और ये मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं जिनको उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों का अतीत नहीं पता है। ये वो कौम है जिला पंचायत अध्यक्षों की जो हमेशा सत्ता के साथ होते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि अगर सरकार बदल गई तो इनमें से 99% उसी दिन पद त्याग करके उसी दिन अपनी पार्टी से इस्तीफा देके सत्तारूढ़ दल के साथ चले जाते हैं। ये गांव की सरकार का अपमान है। ये गांव में जो पंचायत राज व्यवस्था के तहत मिले अधिकार हैं उसको अपमान है। ये छीना झपटी है और जनता इस प्रकार की चीजों को कभी स्वीकार नहीं करती है। मेरा अपना अनुभव यही रहा है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। मैंने बीएसपी की सरकार में भी देखा था, उसमें भी जिला पंचायत अध्यक्षों में इसी प्रकार का कार्य हुआ था, लेकिन इतनी अराजकता नहीं हुई थी। समाजवादी पार्टी के भी कार्यकाल में अधिकांश सीटों पर, उनकी 63 सीटों पर जीत हुई थी, तब भी खरीद फरोख्त के गंभीर इल्जाम लगे थे, जिला पंचायत सदस्यों को डराने धमकाने के आरोप लगे थे। लेकिन इस प्रकार की तानाशाही कभी देखने को नहीं मिली कि किसी मेंबर्स के घर गिराए जा रहे हो, उनके मकान, दुकान, फार्म हाउस गिराए जा रहे हो, किसी का मंदिर गिराया जा रहा हो, किसी के गांव की सड़क खोद दी गई। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता है मोनू दुबे, उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई है और वो जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी के प्रस्तावक हैं। उनके ऊपर इस बात का दबाव है कि वो अपना प्रस्ताव वापस ले लें। वापस नहीं लिया तो उनके घर आज बुलडोजर पहुंच गया। घर का कुछ हिस्सा ढहाए जाने की खबर है और अफसोस की बात है कि उनके गांव की सड़क खोद डाली गई। क्यों भाई? अगर मोनू दुबे से आपकी बात नहीं बनी तो आप पूरे गांव को इसकी सजा देंगे? ये किस प्रकार का अनाचार है? इसी प्रकार बरहज देवरिया के पीडी तिवारी के साथ हुआ। उनके खिलाफ मुकदमे डाले गए, उनके माता पिता को अपमानित किया गया, उनके घर पुलिस फोर्स इस प्रकार घुसी जैसे कोई आतंकवादी हो। हम डेमोक्रेसी को किधर ले जाना चाहते हैं, यह एक गंभीर विमर्श का विषय है और हमें इस पर बैठकर बात करनी चाहिए। क्योंकि आज अगर एक पार्टी ने ऐसा किया तो यकीन मानिए बहनों भाइयों कि यह एक स्थापित मानदंड बन जाएगा, इसके आगे दूसरी पार्टियां करेंगी। आज बीजेपी की सरकार है, कल को अगर दूसरे की सरकार आई तो वह इससे 4 कदम आगे बढ़ेगी। यह एक बेंचमार्क है जो बीजेपी ने स्थापित किया है और यही बेंचमार्क आगे चलकर हमारी डेमोक्रेसी को, विशेष तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई बहनों की लोकतांत्रिक व्यवस्था है पंचायती राज की, उसकी अवधारणा को कमजोर करेगा, खत्म करेगा। हमें इसका विरोध करना ही चाहिए। यह गलत परंपरा है। हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर सकते, हम इस तरीके के खिलाफ हैं। हमें इस तरीके की मुखालफत करनी चाहिए क्योंकि यह तरीका हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। आज बीजेपी है, कल को दूसरी पार्टियां आएंगी, वो भी यही करेंगी। जिन्हें आप चुनेंगे आपके सामने उनके घर गिराए जाएंगे। क्या हम इस प्रकार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, जहां पुलिस, बुलडोजर, प्रशासन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का घर गिराए, उनको झूठे मुकदमों में जेल डाले? आपको पता है कि अधिकांश जिला पंचायत सदस्य उत्तर प्रदेश छोड़कर फरार हो गए हैं, भाग गए हैं, दूसरे राज्यों में छिपे हुए हैं। कोई होटल में छिपा है, कोई दूसरे राज्य भाग गया है। तो क्या यहां पर जिला पंचायत सदस्य बनने का मतलब अपराधी होना होता है? उसका अपराधीकरण किया जा रहा है, वो भी महज कुछ जिला पंचायत अध्यक्षों की सीट जीतने के लिए। ऐसा करके इनडायरेक्ट इलेक्शंस में आपको क्या मिल जाएगा? मुझे लगता है यह गलत परंपरा है और उस परंपरा को पुष्पित और पल्लवित कौन कर रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग। आपके पहले भी राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। इसके पहले
लेकिन मनोज सिंह जैसा व्यक्ति कोई दूसरा नहीं रहा है जिसने इस प्रकार से चुनाव में अंधेरगर्दी को खुलेआम स्वीकार्यता दी हो। एक भी कार्रवाई मनोज सिंह ने इस प्रकरण पे नहीं की जहां जहां भी इतनी अराजकता फैली। इसका मंतव्य क्या है? अगर आज हमने इस चीज को अलाउ किया तो यकीन मानिए कि आने वाले वर्षों में जिसकी भी सरकारें उत्तर प्रदेश में बनेंगी वो इससे ज्यादा कठोर, इससे ज्यादा भीषण और इससे ज्यादा अलोकतांत्रिक कार्रवाई अपने अध्यक्षों को जिताने के लिए करेंगी। हमें इसको रोकना ही होगा। यही पंचायती राज की अवधारणा को मजबूत करेगा, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करेगा। अगर हम आज इनको रोकते हैं तो अगर मूक रहे तो यकीन मानिए कि आपके वोट से चुने जाने वाले प्रतिनिधि तय नहीं करेंगे कि क्या होना है। जिसके हाथ में लाठी, जिसके पास बुलडोजर और जिसके पास पुलिस होगी वो अपने इशारे से अपना लोकतंत्र चलाएगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? शायद नहीं। कुछ बयान सुने। अब जब डीएमएसपी या चुनाव में लगे हुए अधिकारी अपने हाथ में कानून को स्वयं उसको बर्बाद कर देंगे तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा। इसलिए हम चुनाव आयोग के सामने आए हैं। जो भी अपराधी बीजेपी में शामिल होता है ना, तो ऐसी वॉशिंग मशीन इधर से हिलता है और उधर हम क्लीन चिट होकर निकल जाता है। वही गुंडे इनके यहाँ गुंडई कर रहे हैं। चाहे गोरखपुर की सीन देखिए, बलरामपुर की देखिए, बांदा की देखिए। मंत्री बैठ करके निर्वाचन अधिकारी के यहाँ वो पेपर जांच कर रहा है। यही है लोकतंत्र, यही है बीजेपी। तो ये इनकी गुंडई साल भर के बाद इनके सभी मेंबर उलाट के दिखाएंगे हम। आज समाजवादी पार्टी को आत्मचिंतन करने के बजाय वो बार बार आरोप प्रत्यारोप कर रही है। कभी वो ईवीएम पर आरोप लगाती है, कभी वो प्रशासनिक तानाशाही का आरोप लगाती है। वास्तविकता में समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी ने विश्वास खो दिया है अपने कार्यकर्ताओं का, और इसी नाते आज समाजवादी पार्टी अपने जिलाध्यक्षों को हटा रही है। तो आज की डिबेट में मुझे संजीव मिश्रा ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी से, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर एमएच खान बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, सूर्य प्रताप सिंह जी फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, और दीपक सिंह एमएलसी हैं कांग्रेस के और प्रवक्ता भी हैं। बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद आप सभी का। भाई संजीव मिश्रा जी, आरोप गंभीर हैं और जिस प्रकार के वीडियो दृश्य, जिस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर और बांदा से लेकर बहराइच तक, ये क्रूर प्रशासनिक अराजकता है कि आप जिला पंचायत अध्यक्षों का घर गिरा रहे हैं, आप उनके मकान, दुकान, प्रतिष्ठान गिरा रहे हैं, उन पर मुकदमे लाद रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं या उनको पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये किस प्रकार की डेमोक्रेसी आप चाह रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, कुछ चीज़ें इसमें आनी जरूरी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता की वजह से अगर तमाम सीटें जीत करके आ रही हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। पिछली सरकारों में तो 36 3 दर्जन सीटें लोग जीत करके आए थे, निर्विरोध जीता था। तो क्या वो अराजकता का परिणाम था? और आज जो आरोप लगा रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। आप तो अपने जिलाध्यक्षों को बर्खास्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आपका संगठन कमज़ोर है, आप मानते क्यों नहीं? आप केवल घर में बैठ करके ट्वीट करने वाले नेतृत्व के सहारे गरीब आदमी या गांव का आदमी नहीं चल पा रहा। आपको प्रस्तावक नहीं मिल रहे, आपको वहाँ पर आपके स्टैंड नहीं कर रहे, जिनको आप जिला पंचायत अध्यक्षों का, जिनको आपने प्रत्याशी बनाया है, वो स्टैंड नहीं कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता। कैसे स्टैंड करेंगे कि लोकप्रियता के साथ बुलडोजर घर पहुंच जा रहा है, या रेप का मुकदमा दर्ज हो जा रहा है, या गांव की सड़क खोदे डाल रहे हैं, या माता पिता को बंदूक के कुंदे से पुलिस मार रही है, तो ये लोकप्रियता ही तो है। अगर आप इस बात को कह रहे हैं तो मुझे इतना जवाब और मिल जाना चाहिए कि क्यों आपने जिला अध्यक्षों को बर्खास्त किया। ये तो आप 2017 में भी चुनाव हारे थे, तो इसका मतलब है कि उस समय आपका दायित्व बनता था। आपने गोरखपुर का वो वीडियो संजीव मिश्रा जी देखा है जिसमें मेन गेट पर पर्चा भरते जाते समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कितनी बुरी तरह पिटाई करके पर्चा छीना गया? इसके वीडियोज हैं। और क्या आपको इस पर गर्व महसूस होता है? मुझे लगता है कि यह डेमोक्रेसी के लिए शर्म का वीडियो है। बिल्कुल सही बात है। अराजकता के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए के रखने के लिए अगर अराजकता कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, और प्रशासन वहां पर। देखिए मेरी चिंता क्या है, जी मेरी चिंता यह है कि आज आपने अगर ये मानदंड स्थापित किया तो यकीन मानिए ये पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं, हम आप सब नागरिक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, ये फिर उसके आगे का काम करेंगे। जिसकी भी सरकार आई, आज ये हैं, कल दूसरा आप हैं, कल ये होंगे, परसों कोई और होगा, फिर आप होंगे, तो ये एक मानदंड बन जाएगा। मेरी चिंता इस बात की है।
ब्रजेश जी, मैंने शुरू में कहा इसीलिए कि पिछली सरकार में और पिछले जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव में एक पार्टी के 36 जिला पंचायत अध्यक्ष जो थे वो निर्विरोध जीत करके आए थे। तो क्या वो अराजकता का परिणाम था? जो आज आरोप लगा रहे हैं, आज तो 16-17 जीत करके अगर आ गए तो आप आरोप लगा रहे कम कर पाए आप 36 जिता के लाए थे। इसका मतलब है जो काम आपने किया था आज वही आरोप आप लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तो फिर एक बात बताइए, फिर सपा और बीजेपी में अंतर क्या है अगर आप वही करके आ रहे हैं जो सपा ने किया? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी किस तरीके की पार्टी है, किस तरीके के वहां पर उस समय थाना अध्यक्ष थे, ये पूरी सारी उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है। उसमें बताने की किसी को जरूरत नहीं। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी मेरे साथ मौजूद है। सुनील सिंह साजन, बताइए, ये तो कह रहे हैं कि जो आपने किया हमने भी बस वही किया है, हालांकि आपसे आधी सीटें आई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कुछ आप लोगों का आरोप है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर? देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट कि जब बीजेपी जनता के बीच गई और जनता ने इन्हें चुनाव हरा दिया, तो अब ये डीएम और कप्तान के बदौलत, पुलिस प्रशासन के बदौलत, जिला प्रशासन के बदौलत आप जिला पंचायत अध्यक्ष जीतना चाहते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए कि लखनऊ में कितने जीते हैं, और ये लखनऊ अध्यक्ष बनना चाहते हैं। आप गोरखपुर हारे, बनारस हारे, अयोध्या हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, मथुरा हारे, सब जगह हारे। आप कह रहे हैं कि पिछली बार, हम तो कह रहे हैं हम समाजवादी पार्टी तो निर्विरोध इटावा इस बार भी, लेकिन अराजकता के तहत नहीं, गुंडई के तहत नहीं, जबर नहीं, लोकप्रियता। और बीजेपी की प्रवक्ता करें माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता इतनी है, हम लोगों ने देखा है लोकप्रियता में आप कितनी लोकप्रियता है कि बिना ऑक्सीजन के लोग दम तोड़ गए। आप कितनी लोकप्रियता है कि स्वेटर और बच्चों के जूतों में भी कमीशन खा गए, कि मंदिर के नाम पे भी जमीन घोटाला हो रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप केवल हमें एक चीज समझाइए, लोकतंत्र पर भरोसा रखते हैं कि नहीं? अगर लोकतंत्र पर भरोसा रखते तो नामांकन करने चाहिए। जिला पंचायत सदस्य आपको जिताना चाहते होंगे तो आप जीत जाएंगे, समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हो। आपके प्रत्याशी नामांकन क्यों नहीं कर पाए, मुझे इसका जवाब दीजिए। देखिए प्रदेश जी, मुझे लगता है आप लगातार दिखा रहे हैं, आपका ट्वीट भी मैंने देखा था कि जब प्रत्याशियों का अपहरण उत्तर प्रदेश में पुलिस खुद करने लगे, किसी पर बलात्कार का मुकदमा, किसी के पिता पर मुकदमा, कोई हमारा जो आवेदक है उसको आप उठा ले जाएंगे। मैंने आज देखा एक वीडियो चल रहा था, हमारे यहाँ खबर चल रही थी, एक मोनू दुबे हैं आपके पार्टी के सिद्धार्थ नगर के, उनके गांव की सड़क खोद डाली जेसीबी से और एलानिया खुदवाई जा रही है। खोद सकते हैं, नहीं खोद इसलिए सकते हैं क्योंकि बना पाना इनकी तथा नहीं है, बनाना इनकी सोच नहीं है, बिगाड़ना इनकी सोच है। ऑलराइट, तो ये बिगाड़ सकते हैं। पर क्या कारण है कि चुनाव आयोग में आप लोग गए लेकिन कोई कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं की? देखिए ब्रजेश जी, हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के 2 सदस्यीय टीम प्रतिनिधि मंडल राज्य निर्वाचन आयोग गया, अपनी बात रखी। अब राज्य निर्वाचन आयोग नहीं सुनेगा तो फिर जनता के बीच जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने मन बना लिया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम जनता के बीच जाएंगे। करेक्ट, जनता के बीच है, और जहां हमारा नामांकन हो गया है वहां भारतीय जनता पार्टी को हरा करके आएंगे। ओके, सूर्य प्रताप सिंह जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, फार्मर आईएएस ऑफिसर हैं, कई जनपदों में कलेक्टर रह चुके हैं और जिला पंचायत के चुनाव कराने का इनके पास बड़ा व्यापक अनुभव है। कई बार इन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। बहुत शुक्रिया आपका सूर्य प्रताप जी इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। ये किस प्रकार की डेमोक्रेसी और लोकप्रियता है कि पुलिस प्रशासन, डीएम और एसपी को जिला पंचायत सदस्यों के घर बुलडोजर लेके जाना पड़ता है, उनके गांव की सड़क उखाड़नी पड़ती है, ये बताने के लिए कि कौन कितना लोकप्रिय है। फिर किसी के माता पिता को बंदूक के कुंदों से पीट कर अपमानित किया जाता है। क्या इस प्रकार का चुनाव आप लोग के टाइम भी होता था? देखिए, मुझे आश्चर्य होता है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, एसपी और पुलिस पार्टी बन गए। ऐसा कभी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए बहुत। मुझे याद है जब पंचायत चुनाव, ये अध्यक्ष का चुनाव था, मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी था 1995 में, तो उस वक्त मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के थे श्री मुलायम सिंह जी, और
बीजेपी का प्रत्याशी जो जिला परिषद अध्यक्ष है वो एक मत से जीता था। अच्छा, तब आप वहां कलेक्टर थे? और अगर दबाव पड़ता, सरकार का मान लेता मैं, तो आज का अगर माहौल होता तो वो एक मत का कोई मतलब ही नहीं था एक्चुअली। ये इतना मेरा पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाऊंगा। मुझे जो लगता है लोकतंत्र को बचाने के लिए जो निर्वाचन अधिकारी है, निर्वाचन आयोग है, उसका जो ह्रास हुआ है उस पर मुझे खेद है। मैं नौकरशाहों को चेतावनी देता हूं, सरकारें आएंगी जाएंगी, लोकतंत्र में आप स्थायी व्यवस्था है। अगर आप अगर डुबोना चाहेंगे तो लोकतंत्र डूबेगा। ये राजनीतिक लोगों को इल्जाम मत लगाइए आप जिम्मेदार हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है और ये क्यों कमजोर होती चली जा रही है? कोई भी सरकार रहे, आप निर्वाचन अधिकारी हैं, आप न्याय की कुर्सी पे हैं। अगर एक जिले में कितने सदस्य हैं? एवरेज होंगे 35 से 40। हाँ, बस इतने ही। क्या 35 से 40 सदस्यों के घर पे आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते? हेलो जी, मैं सुन रहा हूं, प्लीज कंटिन्यू। बात करता रहूं जी, आप कंटिन्यू रहें। एक जिले में कितने, देखिए पूरे 3051 सदस्य करीब हैं पूरे प्रदेश में, 75 जिले हैं, तो एवरेज 40 का आता है, 41 का आता है। अगर जिले में जिलाधिकारी, एसएसपी, पुलिस वाले लोग अगर 41 लोगों के घर पे सिक्योरिटी दे दें और वहां सीसीटीवी कैमरे लगा दें, उनको ये सुरक्षित महसूस करें कि भाई हम सुरक्षित हैं, हमें कोई खरीद नहीं सकता या हमें कोई धमका नहीं सकता, डरा नहीं सकता, तो संभव नहीं है क्या ये? और मैं चुनाव आयोग से भी बहुत खफा हूं। चुनाव आयोग में मेरा बैचमेट में था, ये कभी नहीं था ऐसा मनोज जो आज निकला। मैंने तो आज फोन भी मिलाया उनको, फोन में वार्ता नहीं हो पाई कि अगर आप चुनाव आयोग हैं, चाहे स्थानीय हैं, आप भाई आप मत कराइए चुनाव ना, नामांकन कर दीजिए ना। आपके पास नियमावली है, क्षेत्रीय पंचायती अधिनियम निर्वाचन नियमावली है 2018 की, उसमें चेंज कर दीजिए। वो खाली हाउस से पास होनी है, विधानसभा से। आप अपने बैचमेट को वक्त रहते पहचान क्यों नहीं पाए? डायरेक्ट चुनाव करा मुझे इस बात का अफसोस रहेगा हमेशा। मुझे इस बात का मुझे अफसोस है बहुत कि ये नौकरशाही कहां जा रही है। उनको ये लगता है कि कोई भी सरकार वो स्थायी है। उनको हमेशा महसूस करना चाहिए सरकार अस्थायी है, सरकारें आएंगी जाएंगी, आप स्थायी हैं। आपको लोकतंत्र का स्तंभ बनना है। आपकी अकाउंटेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इस बार जो कुछ भी दृश्य अकाउंटेबिलिटी लोगों के प्रति है, नॉमिनेशन के दिन देखने को मिला, आपने क्या महसूस किया? आपने काफी ट्वीट्स वगैरह किए, मैंने देखा। आपकी फीलिंग्स क्या है? आप क्या महसूस किया? मैंने तो लिखा था कि स्टार प्रचारक की अगर सूची जारी होती है सत्ता पक्ष की, तो उसमें डीएम और एसपी को भी सम्मिलित करिए। मैं लिखा, व्यंग्य किया था मैंने। ये मुझे ये आभास लगा कि वो एकदम सत्ता पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब चुनाव में आप काम करें, चुनाव अधिकारी हैं, तो आप निष्पक्ष हैं जी। उस वक्त किसी के अधीन नहीं है, चुनाव आयोग के अधीन है आप। वो जो आपका पक्ष है। लेकिन इस तरह की अराजकता, अपहरण हो जाना, घर तोड़ रहे हैं आप, सड़कें तोड़ रहे हैं आप, चाहे एक ही केस में कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सब सरकारें करती हैं, लेकिन इस सरकार से उम्मीद नहीं थी कि सरकार ऐसा करेगी। सर, मेरी चिंता वही है जो मैंने संजीव से ये बात कही कि एक बार अगर किसी ने जो मानदंड स्थापित कर दिया, अगली सरकारें जो भी आएंगी वो उससे बढ़ के ही करेंगी। मेरी चिंता ये है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब आगे वाली सरकारें देखेंगी, इन्होंने ये भी तो कंपेयर कर रहे हैं ना। आपके 36 थे निर्विरोध, हमारे तो 16 ही हुए हैं, तो अभी बचा है मिश्रा साहब, सब ले लीजिए ना, पकड़ लीजिए सबको। 75 आप करवा सकते, आप में ताकत है, आपकी लोकप्रियता है, आप में ताकत है, 75 के 75 निर्विरोध करा सकते हैं आप में ताकत है, और आपकी ताकत को कोई डिनाई नहीं कर सकता। थैंक यू सर। ऑल राइट, दीपक सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और एमएलसी भी। दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी पार्टी तो कोई उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि नॉमिनेशन के दिन जो कुछ भी हुआ, कांग्रेस पार्टी इससे कितना इत्तेफाक रखती है और क्या राय रखती है? देखिए, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कहें तो मेरा शब्द छोटा हो जाएगा। अगर यूं कहें कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग, जिनका नाम मनोज सिंह ले रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो जिस तरह से वो हरकतें कर रहे हैं, कहीं अगर कोई किसी जानवर को आप पालते हैं, मुझे लगता है कभी कभी वो भी ऐसी हरकत नहीं करेगा कि अपने मालिक की हर बात को मानता रहे।
मुझे लगता है एक दूसरी बात जो अभी एसपी सिंह जी कह रहे थे कि अपने बैचमेट को पहचान नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोग पहचान नहीं पाए, जो लोकतंत्र की दुहाई और क्या क्या नारे देकर, स्वच्छ छवि के नारे देकर उत्तर प्रदेश सरकार में काबिज हुई थी। उत्तर प्रदेश की सरकार का मुखिया भी वो आदमी बना जो पार्लियामेंट में लोकतंत्र की दुहाई देते हुए अपनी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए रोए थे। उनके राज्य में ऐसा नंगा नाच होगा उत्तर प्रदेश में, टीवी कैमरे के सामने पिटाई की जाएगी। अभी आप किन किन का नाम दे रहे थे, किसी दुबे का, किसी तिवारी का, कि जेसीबी गई है। अब तो लोग उम्मीद करने लगे हैं कि अगर यही हाल रहा तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इनके सरकारी अफसर, इनके गुंडे AK-47 लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्यों को और उनके प्रत्याशियों को धमकाने जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश के हालात इन्होंने बना रखे हैं। काफी जोखिम भरा है यूपी में जिला पंचायत उत्तर प्रदेश में तो अपने घर बार की रक्षा भी करनी, घर बार की रक्षा नहीं कर सकते, जीवन की रक्षा नहीं कर सकते, अपने प्रतिष्ठान रक्षा नहीं कर सकते हैं। इस प्रदेश के कुछ अधिकारियों ने कहा भी था कि सरकार की जो मंशा है हम उसमें काम नहीं कर सकते हैं। कुछ कप्तानों ने, ये खबरें आई थी, उन्होंने लिख के दिया था कि हम नहीं कर पाएंगे जिस तरह सरकार करना चाह रही है। ब्रजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी कुछ कार्यकर्ता बड़े खुश हैं कि 4 साल पुलिस ने हमारी सुनी नहीं, लेकिन एक साथ उन्होंने सारे कर उतार दिए, पिटाई की, हमने पीटा तो कुछ बोले नहीं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, जो सपा करती थी, जो बसपा करती थी, जो 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश में होता आ रहा है, उससे कहीं आगे बढ़कर किया है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्वीकार भी किया है, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि इन्होंने पहले किया, उन्होंने पहले किया। मुझे एक बात इन्होंने अच्छी लगी, उनके 36 थे, हमारे तो 17 ही हैं, ये ठीक है। जो उन्होंने किया, अगर वही आप कर रहे हो, जो उनका हश्र हुआ वही हश्र आपका भी होगा। थैंक यू डॉक्टर एमएच खान। जिस तरह के दृश्य कल मुझे टेलीविजन चैनल्स पे दिखाई दिए और जिस प्रकार की मारपीट, अराजकता, गुंडई, कैमरे के सामने निर्लज्जता, और उस पर से भी मतलब मैं ये मानता था कि थोड़ी आंखों की शर्म, थोड़ी नैतिकता होनी चाहिए कि आप किसी का घर खुदवाए दे रहे हो, किसी के घर ढहाए दे रहे हो, किसी के ऊपर रेप का मुकदमा लगवाए दे रहे हो, किसी को जेल में डाल दे रहे हो, किसी के गांव की सड़क खोदे डाल रहे हो। ये किस प्रकार की स्थिति की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, विशेष तौर पर पंचायत राज प्रणाली में। जी ब्रजेश जी, जो आपकी ओपनिंग रिमार्क्स थे उसके साथ मैं शब्दतः बिल्कुल अपने आप को अटैच करता हूं, संबद्ध करता हूं। और देखिए, ये चुनाव जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, ये किसी भी पार्टी ने अपने सिंबल से चुनाव नहीं लड़ाया है। ये किन लोगों ने कह दिया ये इनके समर्थक, ये इनके समर्थक, लेकिन सारे जनता ने चुनाव लड़के लोगों को जिताया है। अब अगर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जबरदस्ती को कहता कि मेरे पाले में आओ, तो मेरे पाले में आओ, तो ये जनता का अपमान है। मेरे तो आपके माध्यम से ये मांग है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाए, मैं तो समर्थन करता हूं, बंद हो जाएगी। वरना अभी जी डायरेक्ट जनता के साथ इसका चुनाव होना चाहिए। और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होने वाला है, उसमें भी यही गुंडई, यही बदमाशी, यही होने वाली है। कोई सिंबल से चुनाव नहीं होता है, और जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं वो गुंडई करते हैं। शर्म आ रही है कि किस तरह से ये काम हो रहा है। सारा काम छोड़ दिया गया है, कोरोना काल चल रहा है, कुछ नहीं, खाली पुलिस और डीएम ये मिलकर के गुंडई कर रहे हैं, और कोई आदमी बोलने को तैयार नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हाँ हमारा हमारा हमारा, अरे तुम्हारा कुछ है नहीं। ये 2022 में जब चुनाव होगा ब्रजेश जी, तो देखिएगा कितना पिक्चर साफ हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी जो ये कारनामा कर रही है, इस कारनामे का भुगतना पड़ेगा। बीएसपी ने क्यों इनकार कर दिया चुनाव लड़ने से? बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है। बीएसपी कह रही है कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे, 22 में हमारी सरकार बनेगी और सारे जिला पंचायत अध्यक्ष इस्तीफा देके हमें ज्वाइन कर लेंगे। ये किस प्रकार का बयान है? ये तो नहीं, ये बयान देखिए ऐसा है, ये जो गुंडई से जो बनाए जा रहे हैं, ये मलाई काटने वाले काम करते हैं। तो जो सरकार आएगी उसके साथ चले जाएंगे, ये कौन रुकने वाला है? तो क्यों इतनी ही लज्जत हो रही है? एक भी नहीं रुकेंगे। बीजेपी जैसी पार्टी अपनी सार्वजनिक बदनामी क्यों करा रही है? इनके पास बचा क्या है? इनके पास कुछ बचा ही नहीं है ना। देखिए, जनता के पास जाने के लिए क्या बचा है? कोरोना काल में आपने क्या किया? लोगों को दवा नहीं मिली, इलाज में दवा क्या नाम है, ऑक्सीजन नहीं मिला, क्या नाम है, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए, डीजल के दाम कितने बढ़ गए, खाद के दाम कितने बढ़ गए,
ऑक्सीजन मिले ना मिले खान साहब, जिला पंचायती तो मिल जाएगी। बताएंगे क्या? एक साल में 50-50 करोड़ का बजट होता है, आपको पता ये है? पंचायती बस पानी दे दे। ये एक 6 महीने के लिए इनको मिलेगी, 6 महीने के बाद बदल जाएगी। मिश्रा जी, ये मैं आश्वस्त आपको कर रहा हूँ। 6 महीने के बाद ये सारे बदल जाएंगे, वीरेंद्र सिंह जी कोई नहीं रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता के थ्रू चुनाव होना चाहिए। करेक्ट, ओके, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि जनता चुने अब डायरेक्ट, जी जिस प्रकार का माहौल है। भाई वीरेंद्र जी, ये किस प्रकार के दृश्य देखने को मिले कि कहीं मारपीट हो रही है, कहीं नॉमिनेशन से रोका जा रहा है, 1-2 नहीं बल्कि 17 जनपदों में अपोजिशन पार्टी के लोग प्रत्याशी नॉमिनेशन नहीं कर पाए, जहां नॉमिनेशन कर भी लिया है अब उनके घर ढहाए जा रहे हैं, गाँव की सड़क खोदी जा रही है, किसी के माता पिता को पीटा जा रहा है, किसी के घर पुलिस छापा डाल रही है। ये किस प्रकार का काम हो रहा है? देखिए, बीजेपी के सामने एक चुनौती है कि वो जिला पंचायत का चुनाव हार गए थे। सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही थी, आलोचना थी। इसी बीच पार्टी में मंथन शुरू हो गया कि बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट और गुटबाजी और चर्चाएं चलने लगीं। अब सरकार के सामने जिला पंचायत चुनाव को जीतना अध्यक्ष पद के ये इज्जत का सवाल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में 3052 पद जिला पंचायतों के हैं सदस्यों के, और बीजेपी कुल 600-700 जीती है। अब इनके इतने अध्यक्ष कैसे बन जाएंगे? तो बहुत साफ है कि जो पारदर्शिता की बात करके सत्ता में आए थे, उनका पारदर्शिता में कोई भरोसा और विश्वास नहीं है। वो उसी लाइन पर, उसी पुरानी परंपरा पर चल रहे हैं जिस पे कभी कांग्रेस, बसपा और सपा चली। इनमें फिर अंतर क्या रह गया दूसरे दलों से कि ये भी अगर जबरिया लोगों से वोट हासिल करें, लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे जाएं, गुंडागर्दी हो, प्रशासनिक गुंडागर्दी हो, पुलिस भेजी जाए, छापे मारे जाएं, विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान किया जाए, तो ये तो बात साफ है कि बीजेपी कोई अलग पार्टी नहीं है। चुनाव जीतने के लिए ये हर हथकंडा अपनाती है। अच्छा, बीजेपी इस चुनाव के माध्यम से अपनी फेस सेविंग भी कर रही है, क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि हम विधायक, मंत्री, सांसद, इनके परिवार को टिकट नहीं देंगे, और जब ये हार गए तो उन्हीं से कह रहे हैं तुम ही जिता के लाओ। तो ये अब किसी तरह से इज्जत बचाने में लगे हैं। ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूं। लेकिन नुकसान ब्रजेश जी इसमें बहुत हुआ, जो 17 जगहों पे जिला पंचायत सदस्य थे उनका। अच्छा, क्योंकि भाई 50 लाख नगद और एक सफारी गाड़ी, अच्छा, इतना मिलता है? हाँ, इतना तक का ऑफर जाता है, लोग बताते हैं। और अगर फंस जाए गेम तो ज्यादा। हाँ, अब ये 17 जिलों में जहां निर्विरोध चुनाव हुआ, वहां सदस्य बहुत नाराज हैं बीजेपी से कि बताओ मौका नहीं दिया, और कोई भी जो है पूछने नहीं आया, चाय पानी तक नहीं पूछा गया, निर्विरोध करा दिया। जो चुनाव 20-20 करोड़ का एक जिले में होता हो, वहां पर ये जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव बीजेपी सत्ताधारी दल होने के नाते प्रशासनिक मशीनरी का देखिए इस्तेमाल हमेशा हुआ है। कोई प्यार से करता है और कोई जबरिया करता है। अब बीजेपी में समस्या यह है कि भाई प्यार मोहब्बत करने वाले लोग कम हैं, तो इनके पास पुलिस है, डंडा है, और एक है जेसीबी भी है। हाँ, जेसीबी तो परमानेंट चली रही है। सरकार का सबसे फेवरेट अगर कोई मशीन है तो दैट इज जेसीबी, बुलडोजर। तो ये बिना पैसा खर्च किए और पुलिस के दम पर चुनाव जीत ले रहे हैं। एक तो दूसरी जो बड़ी बात है वो बात है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेकर तमाम सारी शिकायतें हुई। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग क्या सरकारों की जेबी संस्था बन जाती है, और क्या ये दंतविहीन संस्थाएं हो गई हैं? इनकी उपयोगिता खाली चुनाव कराने तक है, उन पर कंट्रोल करना या उसकी बदनामी को रोकना इनके हाथ में नहीं रह गया है। तमाम सारी बातें ऐसी हैं जो सवाल खड़ी करती हैं, और जनता को भी इस बात को लेकर बड़ा रंज रहता है। आपको याद होगा एसके अग्रवाल जैसे राज्य निर्वाचन आयुक्त भी हुए जिनसे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की रूह कांपती थी, कलेक्टर्स को सस्पेंड कर देता था भाई वो आदमी। देखिए ये पंचायत चुनाव में उसमें कई कलेक्टर हटाए भी गए थे। अब ये तो
महत्वपूर्ण बात है कि आप किस संस्था को कितना छूट देते हैं, उसको कितना सम्मान देते हैं, स्वायत्त शासी ढंग से वो काम करे। और दूसरा अधिकारियों पर निर्भर करता है कि भाई आपको अगर आयोग में बना दिया तो आप निष्पक्ष बने रहिए। लेकिन अब देखिए, निष्पक्षता पर तो सवाल जवाब बहुत होता है दुनिया में। अगर ए से शुरू करेंगे जेड तक जाएंगे, कोई संस्था बची तो है नहीं, तो किसके लिए कहा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी को समाजवादी पार्टी से बहुत खतरा है और बीजेपी सच्चाई को जानती है कि अगर विधानसभा के चुनाव में उसे कोई हरा सकता है तो अखिलेश यादव का नेतृत्व ही हरा सकता है। ये बात उनको पता है। और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में बीजेपी को सपा ने ठीक से हराया भी है। अब वो गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। ये अध्यक्षी जीत लेने से जनता का चुनाव नहीं जीता है। ये सिर्फ इस सरकार में जो विरोध के स्वर उठ रहे थे सरकार के नेतृत्व के अफसरों के खिलाफ, वो अपने लोगों को ये शांत कर ले जाएंगे इस जीत से। बस इसके अलावा बाहर इसका कोई असर नहीं है। और अच्छा 20-20 करोड़ जो खर्च करके जाएगा वो निकालेगा भी तो भाई वो तो पाला बदल कर लेगा। सरकार हट गई तो जाएगा सपा के दरवाजे पे, गिड़गिड़ाएगा, फाटक पे लेटेगा वहीं। कुल मिलाकर ये है। लेकिन इससे भी एक बड़ी और समस्या है जी। बीजेपी ये न सोचे खाली सपा है। आजकल संजय सिंह ने भी इनकी नींद हराम कर रखी है। वो भी रोज एक घोटाला खुलासा लेके आ जाते हैं। तो ये भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। देखिए, एक चीज तो आप मानेंगे कि मायावती की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो और आज योगी आदित्यनाथ की, अगर आप तीनों की तुलना करेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा महत्व अखिलेश यादव देते रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिलना चाहे तो इन तीनों में सबसे सरलता से किससे मिल सकता है? ये प्रदेश में आप किसी से सवाल पूछ लीजिए, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री हो इन तीनों में किसका कार्यकर्ता उस तक आसानी से पहुंच जाता है। तो ये तो कम्युनिकेशन बनाने की बात है। बीजेपी के सामने एक जो सबसे बड़ी कमी है कि उसका संगठन बड़ा है, उसकी स्वीकार्यता बड़ी है, लेकिन उसकी सरकार की स्वीकार्यता उसके ही कार्यकर्ताओं में नहीं है। वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। तो वो किसके दम पर ये चुनाव लड़ें? ये सब सच्ची बातें हैं। हो सकता है कि जी मजा ना आए, लेकिन जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव बंधक बनाए जा रहे हैं, सदस्यों को बंधक बनाया जाता है, मुकदमा लिखाया जाता है, नामांकन करने वालों को पीटा जाता है, घर पर रोका जाता है, छापे मारे जाते हैं, घर गिराया जा रहा है, घर गिराए जाते हैं। जोगिंदर सिंह, रामेश्वर सिंह के इटावा में, एटा में तमाम उनकी दुकानें तोड़ी गई, उनके घर गिराए गए। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं, सुबोध यादव हैं जो फर्रुखाबाद से लड़ रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं की दुकानें, मेडिकल शॉप तक सील कर दी गई, तमाम सारी। तो ये बीजेपी सरकार ने जो रास्ता दिखाया है, कोई आएगा 2 हाथ इससे आगे बढ़ जाएगा, कोई आएगा उससे आगे बढ़ जाएगा। तो मेरी चिंता वही है कि ये मतलब एक गलत परंपरा शुरू हो रही है। देखिए, ये बुलडोजर परंपरा बड़ी गलत है भाई। आप जेसीबी लेके आए हैं, अगला वो कौन सा वो जो उस पे चलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया, पोकलैंड लेके चलेगा। करेक्ट विजय जी, इसमें बीजेपी नेतृत्व या मुख्यमंत्री को आप बहुत ज्यादा दोषी नहीं मान सकते। कई बार बड़े बड़े अधिकारी अपना पद बचाने के लिए, सरकार की नजरों में नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह से असंवैधानिक काम कह लीजिए कर देते हैं। उससे पार्टी की छवि को डेंट लगता है। अब ये भाजपा तय करे कि उसको ऐसे अधिकारियों की कितनी जरूरत है जो फौरी तौर पर एक झूठी शान की खातिर उसे पद तो दिला दे रहे हैं, लेकिन जनता के बीच लाखों वोट कटवा दे रहे हैं। जी बहरहाल जी वीरेंद्र जी, जो जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध जीते हैं वो भी खुशी मनाएं, और जो जीतने की कगार पे हैं। लेकिन कुमार विश्वास ने एक बहुत बड़ा शेर कहा था, आज उसको पढ़ूंगा और आप समझिएगा कि इस प्रदेश में बीजेपी एक विशाल पार्टी है, समुद्र है। सब बड़े नेता कहते हैं यहाँ पर तो 500 नेता घूमते रहते, के पैर छुओगे, कौन कितना बड़ा समझ ही ना पाओगे। इससे समझिएगा
कि अधूरी कहानी के किसी किरदार जैसे हैं और जहां खबरें दबावों में हैं उसी अखबार जैसे हैं। और हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है, गवर्नर के यहाँ मगर बंधक सरकार जैसे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव मिश्रा जी को स्क्रीन पे लिया जाए। संजीव जी, इस प्रकार की आचरण करके, सत्ता का, प्रशासन का, पुलिस का इस्तेमाल करके, बुलडोजर का इस्तेमाल करके, भले ही आपको जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव जीत जाएं, लेकिन इसका संदेश समाज में गलत जा रहा है। ऐसी जीत से आपको फायदा क्या है और इस प्रकार कर क्यों रहे हैं आप लोग? ब्रजेश जी, आपके चैनल पे, सम्मानित चैनल पे, लोकप्रिय चैनल पे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, सब ने अपनी अपनी बात रखी और सबकी बात समझ में आ रही है। कांग्रेस और बसपा के साथी ने जो अपनी बात रखी, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस और बसपा का संगठन ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस की स्थितियां तो 30 साल कांग्रेस बेहाल हो गया। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अब आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि संगठन कमज़ोर था। आपने अपने यहाँ के 12 जिलाध्यक्षों को बर्खास्त इसलिए किया क्योंकि वो आपकी कसौटी पे खरे नहीं उतर पाए, और इस बात को सब पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, देश ने देखा कि आपने 12 जिलाध्यक्षों को बर्खास्त किया। आज की तारीख में आप सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हो, तो ये दोनों तरीके की पॉलिसी नहीं चलेगी। डबल क्रॉस मत खेलिए, न डबल गेम खेलिए। आप स्वीकारिए इस बात को कि आपका संगठन कमज़ोर है। आप हम दूसरी तरफ देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देखिए। ये हम बूथ स्तर पर हैं, संगठन बूथ स्तर पर है, उसका परिणाम हमारे सामने है। और आप इस तरीके का अगर आप आरोप लगाएंगे कि साहब सरकार ने ये कर दिया, सरकार की वजह से हो गया, अरे सरकार की कैसे वजह से हो गया? ठीक है, एसपी सिंह जी की तो हम बात समझते हैं कि उनके अंदर जो एक डिप्रेशन है वो दिखाई दिया। उनको किस बात का डिप्रेशन है? है ही है भाई, रिटायर हो गए, इज्जत से रिटायर हो, डिप्रेशन क्या है? नहीं, इस समय कुछ मौजूदा हालात में जो स्थितियां हैं। मिश्रा जी, 6 महीने में कोई कॉर्पोरेशन मिलने वाला नहीं है। अरे रुक जाइए, 6 महीने में कौन सी आपकी सरकार आने जा रही है? नहीं, एसपी सिंह पर आप टारगेट, उनको कौन सा नहीं, मैं खान साहब के लिए कह रहा हूं। 6 महीने तो सरकार आ रही है। ठीक है, आपके स्वप्न जो है वो आप बिल्कुल देखिए, एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। आप स्वप्न देख सकते हैं, आपने अपनी बात रख दी अपने समय में। मैं सोच रहा हूं कि अब मेरी बात, जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, बहुत साफ से, बहुत सिस्टमेटिक वे में अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी जिनको आप कह रहे हैं कि वो ज़्यादा सीटें जीत के आई, कहा खान साहब ने कि ये चुनाव जो होता है चुनाव चिन्ह पे नहीं होता। अब आप अगर अपने मन से कह रहे थे कि हमने इतने जीत लिए, हमारे इतने आ गए, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम जिला पंचायत अध्यक्षों में आपको मिल गया। संजीव मिश्रा कहने का बहुत साफ मतलब है कि 12 जिलाध्यक्षों को बर्खास्त करने के बाद अब आप आरोप पर लगा। सुनील साजन को प्लीज। मैं संजीव मिश्रा जी को जानता हूं, जब ये हमारे दल में थे तब झूठ नहीं बोलते, जब पता नहीं इनको क्या हो गया है। देखिए, इन्होंने एक बात कही, देखिए ब्रजेश जी, जो बड़ी बात यह है, जिस बात को लेकर के आप डिबेट लेकर के आए हैं, इस समय अगर किसी जिला पंचायत प्रत्याशी को आप अगर मार रहे हैं या उसका अपहरण कर रहे हैं, तो आप लोकतंत्र का अपहरण कर रहे हैं। किसी की अगर दीवार गिरा रहे हैं तो यह जिला पंचायत सदस्य की दीवार नहीं है, ये जो परंपरा है लोकतंत्र की, उसकी दीवार आप गिरा रहे हैं। अगर आप किसी प्रत्याशी को पीट रहे हैं तो लोकतंत्र पीट रहा है। एक, और जहां तक बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 12 जिलाध्यक्षों को पद से बर्खास्त किया, वो इसलिए नहीं कि वो कमजोर थे, वो इसलिए कि सरकार के डीएम और कप्तान से क्यों नहीं लड़ पाए। पुलिस मारती तो मार खाते, पुलिस एफआईआर लिखती तो जेल जाते या पीट करके अस्पताल में जाते, लेकिन आसानी से कैसे। देखिए, अगर सरकार का दबाव डीएम और कप्तान पे है तो हम लोगों पर भी दबाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। हम लोग भी जिले पर लड़ रहे हैं और हमने खुलेआम कहा, मैं भारत समाचार पे कह रहा हूं, डीएम से लड़ना पड़ेगा तो डीएम से लड़ेंगे, कप्तान से लड़ना पड़ा कप्तान से लड़ेंगे, पुलिस से लड़ना पड़ा तो पुलिस से लड़ेंगे, लेकिन जो जनता ने जनादेश दिया है उस जनादेश का सम्मान करेंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। और जहां पर नामांकन हुआ है वहां भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा करके आएंगे। ब्रजेश जी, आप किस घमंड में हैं? ये डीएम कप्तान आपको बचा लेंगे? 2022 में 50 सीटें भी पाने नहीं जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपने किसानों को क्या दिया, बेरोजगार नौजवानों को क्या दिया, आपने कोरोना में क्या दिया, पिछड़े दलितों को क्या दिया, क्या दे रहे हो आप? ये आप गुंडई से चुनाव जीत जाएंगे
तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में आपका अगर आप सम्मान होगा? सत्ता में आए तो आप इन्हें कैसे जवाब देंगे? जेसीबी का जवाब पोकलैंड होगा? नहीं, 12 नहीं, जिला हमारा अध्यक्ष जवाब बर्खास्त उससे भी हुए। बड़ा होगा, 12 जिला मंत्री अध्यक्ष जी। इसलिए बर्खास्त नहीं, हुए, एक सेकंड वो रुक जाइए। गुंडागर्दी नहीं की। कुछ और इंपॉर्टेंट बात। हमारा जवाब उससे बड़ा होगा और हमारे जवाब के बाद कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमको ये करना भी है। काफी करने वाले गुस्से भी में कभी हैं। नहीं सोच पाएंगे कि हमें करना काफी गुस्से में है सुनील साजन। सूर्य प्रताप जी, आपका शुक्रिया। सर, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी संजीव मिश्रा कह रहे थे कि आप किसी तरह के डिप्रेशन के शिकार हैं। आपको क्या डिप्रेशन है और क्या दवाएं चल रही हैं आपकी? संजीव जी को बताएं। देखिए, हम तो डिप्रेशन में हैं, कारण है उसका, और मिश्रा जी प्रफुल्लित हैं, उसका भी कारण है। मिश्रा जी जब तक भाजपा में आए हैं तब से बहुत प्रफुल्लित हैं, पता नहीं मंत्री पद पाए अथवा नहीं पाए। हम इसलिए डिप्रेशन में हैं क्योंकि हमने जलती हुई चिताएं देखी हैं। मिश्रा जी इसलिए प्रफुल्लित हैं क्योंकि इन्होंने चिताओं को ढापा है। हम इसलिए डिप्रेशन में हैं क्योंकि हमने गंगा में बहती हुई लाखों लोगों की डेड बॉडीज देखी हैं। हम इसलिए डिप्रेशन में हैं क्योंकि गंगा की रेती में तमाम जो कब्रें और रामनामी के दुपट्टे आपने खींचे हैं, हम इसलिए डिप्रेशन में हैं। आप प्रफुल्लित हैं क्योंकि आपके लिए आपको लाखों लोग जो मरे वो आपको प्रफुल्लित करते हैं, इसलिए आप डिप्रेशन में नहीं है। हमारा डिप्रेशन वाजिब है, आपका नहीं वाजिब है। अगर मैं डिप्रेशन में होता तो 7 FIR नहीं होती मान्यवर, और ये 7 FIR मेरे खिलाफ हैं। मिश्रा जी, आप भी होशियार रहिएगा, सरकारें परमानेंट नहीं होती हैं, अहंकार में मत रहिए ज्यादा। सूर्य प्रताप सिंह को डिप्रेशन में आप कह रहे हैं, आप जब डिप्रेशन में नहीं थे जो समाजवादी पार्टी में थे, आज आपको क्या मिल गया? कैसे प्रफुल्लित हैं आप? क्या पा गए आप लालची हैं, दल बदलू हैं, आप झूठे हैं, और आप लोग बैठ के शर्म नहीं आती है कि मेरे जैसे व्यक्ति को आप कह रहे हैं अवसाद में हूं मैं अवसाद में हूं कि इतने लोग कोरोना में मरे हैं। ठंडा पानी पिलाइए, और आप इनको ज्यादा प्रफुल्लित हैं, डिप्रेशन आपने में आ इतने लोगों जाएंगे। को दवाई नहीं बीपी दी, हाई हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पानी दिया। यानी ठंडा पानी पिलाइए इनको। ठंडा पानी आप पीजिए। अरे ठंडा पानी पीजिए भाई साहब। नहीं, ठंडा पानी आप आप इतना पीजिए। इतना इतना अभी- डिप्रेशन में हो जाएंगे, मैं नहीं सोच नहीं, सकता था। हम ठंडा वरना मैं ये बात नहीं कहता। मुझे नहीं लगता था नहीं, कि ठंडा इतना बीपी पानी हाई तो हो हम पी जाएगा। लेंगे। आपका इतना बीपी जनता हाई नहीं आपको होना ठंडा चाहिए। पानी पिलाएगी। वो जनता जल्दी ठंडा जनता पानी पिलाएगी 14 आपको। में, 17 जल्दी में, ठंडा पानी 19 पिलाएगी में, जनता आपको। पिछले नगर निगम में और अब जिला पंचायत में किसको ठंडा पानी पिलाना है वो पिला रही है। लेकिन थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि आप इतने व्याकुल भारत क्यों हो रहे हैं, इतने व्याकुल भारत क्यों हो रहे सीना हैं? झपटी जो कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। कोई सीना झपटी नहीं हो रही, कोई सीना झपटी नहीं हो रही। ये आप तथ्यों के आधार पर आरोप ही नहीं लगा। एक सेकंड, कोई संजीव तथ्य नहीं आता। उनकी बात सुनो। अरे सुन तो लीजिए। हाँ, बोले सर। मैं आप तो सुन ही रहा हूँ आपका मिनट, डिप्रेशन। सुन लो आप सुन लीजिए बात, डिप्रेशन में मत रहिए। मैं तो डिप्रेशन सुन ही रहा हूँ आपका। सुन लीजिए, 16 लोग आपके निर्वाचित हुए ना निर्विरोध, 21% हुए, तो आप केवल 21% जिलों में लोकप्रिय हैं, बाकी जगह नहीं। अरे देखते जाइए, अभी तेल की धार भी मिश्रा जी, आप देखते इतना जाइए, मत फूलिए। देख लीजिए। इतना नहीं, मत आपके फूलिए आप। कहने से कुछ होने नहीं जा रहा। आप सीमा से बाहर आपके क्रॉस कर रहे हैं, कहने से मत कुछ फूलिए होने आप। नहीं जा रहा। बहुत साफ सी बात अहंकार है। मत होइए आप, अहंकार आपके मत आइए कहने आप। आप डिप्रेशन में आप बहुत ऐसे ज्यादा नहीं थे। ठंडा पानी जब पीजिए। समाजवादी थे तब भी जानता हूं मेरा आपको। अरे तो आप आज भी मैं सूर्य जानता प्रताप जी, हूं। आप मेरे मैं ठीक आपको है। भी बहुत पहले से बहुत जानता हूं। कमा सूर्य लिया प्रताप जी, होगा आपने। 32 साल से मैं आपको जानता हूं, लेकिन जो हालत आपकी अब हुई है वो पहले नहीं थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी चमचागिरी करें हालत ठीक है, और आपका विरोध करे तो डिप्रेशन में है वो। नहीं, विरोध आपकी भी होता है। चमचागिरी देखिए, करे वो ठीक है। थैंक यू। विरोध भी होता है। नो, व्यक्तिगत तो- मत होइए। नहीं, संजीव जी, विरोध हो गया, विरोध बस भी हो गया, होता है, हो विरोध गया, भी बस हो होता गया, है, हो तो गया। उसमें कुछ आधार होने चाहिए। ओके। आप बगैर आधार के विरोध कर रहे हैं। ओके, सूर्य प्रताप जी, मुझे एक बात बताइए कि इस सरकार का फेवरेट अगर कोई बिल्कुल मशीन ठीक कह है रहे हैं आप। तो वो मशीन है जेसीबी। इसके आगे कौन कौन से और मशीनें होती हैं? अब ये तो बात मिश्रा जी बताएंगे ना, कौन कौन सी मशीनें और बन रही होंगी। इन्होंने सड़क बनाने में तो मशीनें लगाई नहीं, इन्होंने तो बिल्डिंग ढाने में लगाई है। इन्होंने जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया वो भी गिरना शुरू हो गया, उसमें पता नहीं कौन सी मशीनें लगाई हैं इन्होंने। अब आप देखिएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का क्या स्वरूप निकल के आएगा, वो दिखाई दे जाएगा आपको। जी, ऑल कितने राइट। अस्पताल बनाए इन्होंने, निरीक्षण कोरोना कराइए में भाई कितने साहब। लोग मरे, बताइए टोटल कितने मरे। निरीक्षण करके Thank you, आइए, sir, तो thank you, ज्यादा sir. बेहतर है। कितने अनाथ हुए बच्चे, जी, 4 लाख रुपए कितने लोगों को मिल गया जो मरे हैं। ओके। दीपक बताइए। सिंह जी, एक दावा मिलेगा, किया है। मिलेगा, ओके, तसल्ली थैंक यू। रखिए, आपका जवाब मिलेगा। नहीं है, ये तथ्य हैं। ये मिलेगा, आप कह तसल्ली तथ्य- रखिए। इस प्रकार मत तथ्य के करिए, साथ प्लीज। विरोध कर सरकार रहे जो हैं। सरकार दोनों कहती के है साथ वो करती दोनों को है। रोकिए। ये भारतीय जनता ओके, पार्टी की सरकार। दीपक सिंह जी के पास चलते हैं। दीपक सिंह जी, केशव मौर्य ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा है कि पंचायत चुनाव में जो बीजेपी का दावा है वही सही है, विपक्ष का दावा नकली है।
और हम ही पंचायत चुनाव जीते हैं, ऐसा दावा केशव प्रसाद मौर्य ने किया। पहले ब्रिजेश सुनते थे कि कई सारे चंबल में, कई सारे और जंगलों में, बुंदेलखंड में कुछ लुटेरे हुआ करते थे जो लूटते थे और एलानिया लूट का ऐलान भी करते थे। कुछ अन्य हमारी जो बॉर्डर है, सीमा है, वहां पर आतंकी हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं और अंजाम देकर कहते हैं कि इस घटना की जिम्मेदारी हमारी है। तो लगता है कि केशव मौर्य ने उस घटना की जिम्मेदारी ली है जो इन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण और हत्या की है, उसकी लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदारी ली है। लेकिन वो शायद भूल जाते हैं ये ऐसा चुनाव है, इस चुनाव में 2016 में समाजवादी पार्टी भी प्रचंड बहुमत जीत के आई थी और 17 में क्या हुआ, हमारा भी उनके साथ क्या हुआ, पूरे प्रदेश ने देखा था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, 4 वर्ष तक उत्तर प्रदेश में अराजकता फैला रखी थी, इस सरकार ने वही किया जो हाथरस में बेटी के साथ उसकी लाश को जलाने में किया था। तब आपके चैनल पे उस दिन मैं था, आपने मांग की थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जज से मांग करता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। आज भी जिस तरह से फांसी मांगी थी उन लोगों के लिए, फांसी मांगी थी, और जब इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहंकार दिखा रही थी, उस समय भी लोकतंत्र की हत्या कर रही थी, हमारी सामाजिक मूल्य और मर्यादाएं हैं उसकी हत्या कर रही, तब भी कोर्ट से जांच की मांग की गई थी। इसमें सीधे सीधे कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा उत्तर प्रदेश कबीलों में तब्दील हो गया है। लोकतंत्र के चारों स्तंभों में ब्रजेश जी बड़े दम से कहूंगा और धन्यवाद दूंगा, कम से कम आप डिबेट करा रहे हैं, इस पे शून्यता का स्तर हो गया है। अच्छा, संजीव मिश्रा को कुछ जवाब डॉक्टर एम एच खान देना चाहते हैं, काफी देर से बेचैन है। खान साहब, आप संजीव मिश्रा को जवाब दे दीजिए, समय है आपके पास, गो एहेड। जी नहीं, संजीव मिश्रा जी, जो सवाल आप कर रहे हैं, जो जनता का सवाल है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने इतने अध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया, उन्होंने इतने लोगों को हटा दिया। अरे भाई, उनका मामला है, आपसे क्या लेना देना है भाई? आपको बताना चाहिए कि नामांकन क्यों नहीं हो पाया, डीएम और एसपी नामांकन क्यों रोके, आप बताएंगे कारण। प्रस्तावक नहीं मिले, डीएम और एसपी ने नामांकन प्रस्तावक ही नहीं मिले, जनता को क्यों रोका? प्रस्तावक ही नहीं मिले, सुन लो ना, ये साहब सुन लो। और दूसरी बात ये, बहन जी ने अब स्टेटमेंट दे दिया, बहन जी ने कहा कि हम इस चुनाव इन चुनाव में नहीं। अरे खान साहब के साथ सम्मान से, खान साहब के साथ सम्मान, खान साहब हमारे बहुत खान साहब के साथ सम्मान, खान साहब हमारे बहुत करीबी है। बहन जी ने कह दिया, खान साहब बहुत करीबी है, लेकिन खान साहब रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। खान साहब रॉन्ग नंबर मत डायल करिए, ये समाजवादी पार्टी के पिछलक्कू बन करके मत बैठिए। सुन लीजिए, नहीं, आप ये अपमानित कर रहे हैं खान साहब को। खान साहब को पिछलक्कू मत बोलो प्लीज, खान साहब को पिछलक्कू मत बोलो, नहीं उनको पिछलक्कू, अपमानजनक शब्द इस्तेमाल मत करिए, फायदा नहीं होगा। अपमानजनक शब्द खान साहब के लिए मत बोलिए। कोई अपमान नहीं, आपने पिछलक्कू कैसे कहा उनको? हमारे बहुत किसके पिछलक्कू है ये? हमारे बहुत करीबी। इनको परेशानी है 12 जिला आप उनको पिछलक्कू कह के उनका अपमान नहीं कर सकते। दल बदलू हो, तुम लालची हो, अरे तो आ जाओ, तुम भी आ जाओ, कुछ हो, तुम भी आ जाओ, लेकिन गट्स नहीं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है, हमारे अंदर गट्स है, हमारे अंदर गट्स है। और जनता को क्यों कह रहे हो इस तरीके के? जनता का निर्णय होता है। तुम्हारे पास क्या है? कई बार चुनाव लड़ चुके हो तुम, कितने बार एमएलए का चुनाव लड़े हो, कितने बार प्रधानी का चुनाव लड़े हो? एक चुनाव लड़े हो तो बताओ, तुम कितने लड़े हो? चुनाव नहीं लड़े हो, यहाँ लड़े हो, बैठ के तमाशा कर कितने लड़े हो? दूसरों को। अरे हमने तो विश्वविद्यालय में लेके बहुत से चुनाव लड़े, आप तुमने कौन सा चुनाव लड़ा? आपको शर्म नहीं आती है? तुमको शर्म नहीं आती है? आदमी क्या बात करते हो? शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। सपा के पिछलक्कू बनने से फायदा नहीं होगा। तुम शर्म करो, तुम शर्म करो। सपा के पिछलक्कू बनने से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ मिलना है, कुछ नहीं मिलना, बेशर्म हो गया, नहीं मिलना, की हद कर दिया। वो तो दिखाई नहीं रहा है, बेशर्मी की हद तो पार कर दिया आपने। जब समाजवादी पार्टी के पिछलक्कू हो गए, बसपा के पिछलक्कू हो गए, भाजपा के पिछलक्कू हो गए, कहां के पिछलक्कू हो गए? 2022 के बाद कहीं और पिछलक्कू हो गए, बताओ। नहीं है, इस तरह मत करिए प्लीज, वापस आइए, वापस आइए। कृपया सम्मान से, एक दूसरे का अपमान इस प्रकार मत करिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे डिबेट रोकनी पड़ेगी, नहीं ऐसा मत करिए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट का टाइम। खान साहब क्या हो गया? रहने दीजिए, जाने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों आप सभी का। जाने से पहले मेरी एक सलाह है कि कोरोना वायरस का संक्रमण तीसरी लहर का देश के कई हिस्सों में दिखाई दिया है। आपको बेहद सावधानी की ज़रूरत है। मास्क लगाइए, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलिए। हालात ठीक होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।